दोस्तों, एग्ज़ाम फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और पहले एपिसोड में जैसे मैंने बताया था आपको कि हाई कोर्ट अपना स्टेनोग्राफर के लिए जो मापदंड उन्होंने रखा है, बाइलिंगुअल के लिए कि हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसमें बदलाव लाएगा और यकीनन बदलाव लाया है हाई कोर्ट। और कल ही उन्होंने लेटर निकाला है, जिसमें उन्होंने इस बात को क्लेरिफ़ाई किया है कि अगर बाइलिंगुअल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इंग्लिश और हिंदी का वेटेज 75 और 25 के अनुपात में होगा। तो ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि पहली दफ़ा भी यही हुआ था, इससे पूर्व में भी ये चेंज हाई कोर्ट को करना पड़ा था और फिर उन्होंने ये चेंज किया। आगे और भी चेंजेज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिपोज़िशन राइटर के सिलेबस में भी आपको आगे बदलाव नज़र आएगा। और वो अभी जो आपको त्रिस्तरीय उसकी योजना है, उसको आपको द्विस्तरीय योजना में हाई कोर्ट उसको कन्वर्ट करेगा। और मेंस की जहाँ तक बात है, तो मेंस डिपोजिशन राइटर में होने की संभावना मुझे बहुत ही क्षीण नज़र आ रही है। और सिर्फ प्री के आधार पर और टाइपिंग के आधार पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा, जैसा मुझे उम्मीद है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने अपना सिलेबस निकाला था, लेकिन बाद में उसको चेंज करते हुए उन्होंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखवाए थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम था और साथ में सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में यही था और सेकंड शिफ्ट में उन्होंने टाइपिंग लिया था और फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस उन्होंने करवाए थे एस्पिरेंट से। और सेकंड शिफ्ट में उन्होंने टाइपिंग करवा लिया था हिंदी और इंग्लिश, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट दे दिया था। हाँ, जहाँ तक क्लर्क की बात है, तो क्लर्क में तो त्रिस्तरीय जो उनकी है कि पहले प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, उसको वो फॉलो करेंगे। डिपोजिशन राइटर के लिए जैसा मैंने बताया कि फिलहाल ये योजना दिख रही है, लेकिन आगे बदलाव उसमें नज़र आएगा आपको। और सिर्फ हिंदी इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 25-25, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, और उसके बाद जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनका इंटरव्यू होगा 10 नंबर का। तो ये बातें हो गई। और फिर प्यून के लिए तो जैसा इन्होंने रखा है त्रिस्तरीय, तो मुझे लगता है कि फॉर्म ज़्यादा आने की वजह से उसको वो बरकरार रखेंगे। और स्टेनोग्राफी में भी बदलाव आएगा, जैसे कि ये तो प्रारंभिक चरण में आपने देख ही लिया कि उन्होंने जो बाइलिंगुअल मांगा था शायद फॉर्म भरने के समय, वो कंपलसरी था, उसको उन्होंने हटाकर और हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग सेक्शन के लिए वेटेज दे दिया है कि अगर आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती है 75% आप उस अनुपात में सम्मिलित होंगे, और हिंदी स्टेनोग्राफी आती है तो 25% सिलेक्शन के दृष्टिकोण से उस अनुपात में वो लिया जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज ये इस विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है या सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या काम करना पड़ता है। विभिन्न चरणों में मैं आगे भी आगे के वीडियो में ये बताता रहूँगा कि क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई एस्पिरेंट इसमें आना चाहता है, सिविल कोर्ट में काम करना चाहता है, तो उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में ये जानना भी ज़रूरी है, ताकि अन्य एग्ज़ाम से अगर वो कंपैरिज़न करें, तो सिविल कोर्ट में क्या मिलने वाला है, उनको क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं और किस तरह के कार्य अनुभव उनको होने वाले हैं, इस बातों पर भी वो अपना विचार कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि इन बातों पर भी रोशनी डाली जाए, प्रकाश डाला जाए। तो देखिए, पहला जो प्यून का पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार वो सेंट्रलाइज़ वैकेंसी आ रही है और हाई कोर्ट अपने स्तर पर उसको नियुक्त कर अन्य विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थापना देगी। तो उसमें मुझे लगता है कि जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे बताना चाहूँगा कि प्यून का कार्य मुख्यतः 2 तरह से संपन्न होता है। एक, अगर तो आप सक्षम हैं, तो आप जो वहाँ लिपिक हैं या अन्य ग्रुप थर्ड के पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनकी एक तो मदद कर सकते हैं आप। मान लीजिए आप लिखना पढ़ना अच्छे से जानते हैं, और और इस बार तो जो भी आएँगे तो वो तो कड़े कॉम्पिटिशन को पास करते हुए आएँगे, तो निस्संदेह वो अपने लिखना पढ़ना क्या, वो तो सब कुछ बखूबी एक क्लर्क की भांति ही करेंगे। तो एक तो वो आपको ऑफ़िशियल काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी कोर्ट में आप पदस्थापित हुए, तो वहाँ जो इंटरनल काम है, जो एक क्लर्क को करना है, वो आपको उसकी मदद करनी है और वो काम करना पड़ेगा। दूसरा काम है कि फ़ाइल या डाकों का आदान-प्रदान, कि मान लीजिए एक रिकॉर्ड है, तो उसको इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में पहुँचाने का काम, या मान लीजिए किसी डाक को डिस्पैच करने का काम है, तो डिस्पैच सेक्शन में जाके उस डाक को डिस्पैच करवाना।
मुख्यतः यही काम है। कुछ लोग उसमें नज़ारत में प्रोसेस सर्वर के तौर पे भी कार्यरत होते हैं, जिनको वो ड्यूटी दी जाती है। तो प्रोसेस सर्वर का काम होता है जो सम्मन निर्गत होता है। मान लीजिए किन्हीं को नोटिस जाना है या सम्मन जाना है, तो कुछ लोग वहाँ पे प्रोसेस सर्वर काम करते हैं, जो उन नोटिसों को अपने जो भी उनको आवंटित इलाका मिला रहता है, वहाँ पे वो उन सम्मनों को पहुँचाने का काम, हस्तगत करवाने का काम करते हैं। तो एक तो ये काम है, दूसरा काम है कि जो भी उसके पीठासीन पदाधिकारी हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनके निजी कार्यों को करना। निजी कार्य इन द सेंस कि न्यायालय के निजी कार्यों को करना, ये नहीं है कि उनके निजी कार्य को करना। तो वो ये जो प्रोफाइल रहता है मुख्यतः, अगर आपको अगर लिखना पढ़ना और हिंदी इंग्लिश में काम करना आता है, तो मुख्यतः आप ऑफिशियल वर्क में ही बिजी रहेंगे। आपको किसी अन्य प्रकार का उस तरीके का काम नहीं करना पड़ेगा जो अमर्यादित हो, या ऐसे किसी भी काम को आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा फिर आता है स्टेनो। एज ए स्टेनो क्या काम करना पड़ता है? तो देखिए, एज ए स्टेनो जब आपकी भर्ती होती है, तो आप किसी कोर्ट में किसी पीठासीन पदाधिकारी यानी जुडिशियल ऑफिसर के मातहत जो है नियुक्त होते हैं। और वहाँ पे आपको क्या करना होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के ऑर्डर और जजमेंट उस पीठासीन पदाधिकारी या न्यायिक न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा संपन्न किया जाता है। मान लीजिए जजमेंट है, ऑर्डर है, बेल ऑर्डर है, जैसे बेल किसी की जमानत होती है, तो उस जमानत के आवेदन पे अगर वो जमानत दिया जा रहा है, तो उसको वो उसको उस बेल ऑर्डर को लिखना पड़ता है। तो बेल ऑर्डर लिखने के लिए आप आपके न्यायिक जो पदाधिकारी हैं, पीठासीन पदाधिकारी हैं, आपको डिक्टेशन देंगे, जो आपको डिक्टेट करवाएँगे, डिक्टेशन लेना है, फिर उनको हिंदी या इंग्लिश जिस माध्यम में भी आपके पीठासीन पदाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी काम करते हैं, आप उस माध्यम में वो बिल ऑर्डर टाइप करके लाएँगे। या मान लीजिए जजमेंट ऑर्डर है, तो जजमेंट किसी केस का जजमेंट लिखवाना है, तो वो जिस भाषा में भी हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखवाएँगे, तो आपको उसमें डिक्टेशन लेना है और फिर उसको टाइप करके लाना है। ये तो 2 काम मुख्यतः हो गया, बाकी अन्य किसी प्रकार का लेटर है या जो भी है, वो जो आवंटित करते हैं आपको, अगर वो कोई काम, तो वो आपको करना है। तो ये हो गया स्टेनो का काम। और अब आते हैं डिपोजिशन राइटर पर। देखिए, मुख्यतः जो डिपोजिशन राइटर का काम है, वो है गवाहों के बयान को टंकित करना, उसको लिपिबद्ध करना कंप्यूटर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की आम भाषा जो है हिंदी है, तो आपको जो भी गवाही लेनी है वो हिंदी में ही लेनी है। हाँ, एक्सेप्ट जैसे डॉक्टर आते हैं, तो उनकी उनको जो वो जो रिपोर्ट देते हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या इंजरी रिपोर्ट है, तो वो होती है इंग्लिश में। तो एज इट इज़ उस रिपोर्ट को आपको टंकित करना पड़ता है, जो डॉक्टर वहाँ पे उसको पढ़ते हैं। जो गवाह का जो डॉक होता है, जहाँ पे वो खड़े होकर गवाही देते हैं, तो उस डॉक्टर की गवाही को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि इंग्लिश में होती है, बाकी अन्य गवाहों को आपको हिंदी में जो गवाह जो होते हैं अपनी गवाही देते हैं, उसको हिंदी में टंकित करना है। वो आपका मुख्य काम है। जैसे मान लीजिए अगर गवाह आया, 4-5 गवाह आया या 5-6 गवाह, जो भी एक दिन में आया, आपको उसको टंकित करना है और निकाल के प्रिंट आउट अपने पदाधिकारी को देना है, जो वो उस रिकॉर्ड में लग जाना है। तो मुख्यतः यही काम है। और दूसरा क्या है कि आजकल जैसे कि काम की अधिकता है, तो सिर्फ एक स्टेनो से तो काम होता नहीं। तो अगर आप किसी जगह पदस्थापित हैं एज ए डिपोजिशन राइटर, तो आपकी अन्य उपयोगिता भी उसमें आप आपसे ली जाएगी। जैसे कि हिंदी टाइपिंग है, किसी जजमेंट को टाइप करना है हिंदी में, तो वो आपसे करवाया जाएगा। इंग्लिश में करवाना है, वो करवाया जाएगा। किसी अन्य काम में, बेल ऑर्डर में भी अगर आपकी मदद चाहिए, तो उसमें भी आपकी मदद ली जाएगी। और जो पहला बैच था, जैसे हम लोग का जो बैच था, वो उसमें डिपोजिशन राइटर कम क्लर्क करके था। तो कम क्लर्क कम टाइपिस्ट था, तो उसमें कई जगह कई न्यायालयों में बिहार के उनको क्लर्क एज ए क्लर्क भी अटैच किया गया। जैसे मैं खुद जिला न्यायाधीश, माननीय जिला न्यायाधीश के यहाँ डिपोजिशन राइटर हूँ, तो मैं उसके अलावा उनके बेंच में भी अटैच हूँ, तो मुझे इजलास के अन्य कामों को भी करना पड़ता है एज ए क्लर्क। तो ये मुख्यतः आप एज ए डिपोजिशन राइटर, आपकी जो आपका जो काम है, वो है गवाहों का बयान टंकित करना, उसको लिपिबद्ध करना, यही आपका काम है। फिर आते हैं क्लर्क में। देखिए, जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, वो है एज ए क्लर्क, जब आप सिविल कोर्ट बिहार में आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपका जो है अलग अलग मानकों पे आपको काम करना पड़ता है। अलग अलग
डायमेंशन में आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो जैसे मुख्यतः किसी कोर्ट में यानी किसी न्यायालय में अगर आपको काम करना है तो उसमें 2 पोस्ट मुख्य होते हैं। एक ऑफिस क्लर्क कहा जाता है और एक बेंच क्लर्क। बेंच क्लर्क जिसको आम बोलचाल में आप लोग पेशकार जानते होंगे। तो पेशकार को बेंच क्लर्क कहा जाता है और एक ऑफिस में जो उस रिकॉर्ड का कस्टोडियन होता है वो है ऑफिस क्लर्क। जो ऑफिस में उन रिकॉर्डों को जो उस न्यायालय में रिकॉर्ड है, मान लीजिए कहीं 5,000 रिकॉर्ड है, कहीं 4,000 रिकॉर्ड है, कहीं 1,000 रिकॉर्ड है, कहीं 8,000 रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डों की आपको आप एज अ कस्टोडियन होते हैं ऑफिस के अन्य कामों के अलावा जो भी आपको डायरेक्शन मिलता है ऑफिस के काम को करने के लिए। तो मुख्यतः ये 2 काम है और इसमें चुनौतीपूर्ण ये होता है कि आपको 24/7 काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ ड्यूटी आवर है 10 बजे आप गए और साढ़े 5 बजे या 6 बजे आप छूट गए। मान लीजिए किसी कोई अपराधी पकड़ाया जाता है। अब अपराधी पकड़ाने के बाद पुलिस उसकी रिमांड करती है, जो आपको पता है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ उसको पेश किया जाता है। तो उस पेश करने के दौरान आपका होना तो ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि किसी को अब 8 बजे रात में किसी पुलिस पदाधिकारी ने उसका रिमांड करना है, तो फिर आपको एज अ बेंच क्लर्क या ऑफिस क्लर्क आपको वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा और उसकी रिमांड की प्रक्रिया को पूर्ण करनी पड़ेगी उनके, चाहे वो आप न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश के घर पे जाएँ या जैसे भी जाएँ, आपको उन कामों के लिए तत्पर रहना पड़ता है। आप उसमें ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरा कार्यालय अवधि के समय कार्य नहीं है या मैं अभी रात में नहीं जा सकता। आपको इन चीज़ों से बचना होता है और आपको अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना पड़ता है। तो मुख्यतः ये है कि एज अ क्लर्क आपका कार्य ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है एज़ कंपेयर टू डिपोजिशन राइटर या स्टेनो या अन्य जो कोई भी कर्मी है, तो एज अ क्लर्क आपके पास चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। तो यही है, ये वर्क प्रोफाइल है जो मैं आपको आज बताना चाहता था। और इसके साथ ये है कि आपको छुट्टियां तो काफ़ी मिलती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो साल में आपको 25 ईयर मिलती है। और अगर आप दशहरा के 10 दिन की छुट्टी में अगर आप डिटेन रहते हैं, जो 2-4 दिनों की ड्यूटी करनी पड़ती है, तो 8 ईएल और मिल जाता है आपको, तो 25 प्लस 8 यानी 33 ईएल आप एक साल में जमा कर सकते हैं। साथ ही 16 सीएल मिलता है आपको और 10 मेडिकल आपको मिलता है। तो ये सारी छुट्टियां हैं और महिलाओं के लिए 2 स्पेशल लीव भी है पर मंथ, तो 24 लीव वो आप अतिरिक्त जोड़ सकती हैं अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो। तो कहने का मतलब है छुट्टियां बहुत हैं, लेकिन उस छुट्टियों पर आप फोकस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काम ज़्यादा है और छुट्टी लेने का प्रावधान तभी सफल हो पाता है जब आप अपने कार्य को बिना क्षति पहुंचाए वो छुट्टी लेना चाहते हैं। तो ये है कि सुविधाएं भी हैं। अब वैसे तो मैं आज आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी बताना चाहता था, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सैलरी स्ट्रक्चर को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँ। आज मैं बस सिर्फ वर्क प्रोफाइल आपको बताना चाहता था कि कार्य की अधिकता तो अब हो गई है, पिछले दिनों की तुलना में अब कार्य न्यायालय में ज़्यादा रहता है, क्योंकि केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं और उस अनुपात में आपको काम भी करना पड़ता है। थोड़ा ये है कि अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास है तो आपका काम थोड़ा और आसान होता जाएगा, क्योंकि आप डिजिटली उसको साउंड बनाते जाएंगे। और यकीन मानिए कि जब नई वैकेंसी आ जाएगी तो फिर उतना काम भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टाफ का शॉर्टेज है। और जैसे ही नई वैकेंसी पूरी की जाएगी, उसको फुलफिल कर लिया जाएगा, तो स्टाफ की कमी भी दूर हो जाएगी और काम का जो बोझ अभी दिख रहा है वो उस समय तक नहीं दिखेगा। इसलिए अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे जब तक, तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर स्थिति में ज्वाइन करेंगे, एक बेहतर सिचुएशन में काम करेंगे और आपको उन परिस्थितियों से जूझना नहीं पड़ेगा जो फिलहाल लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर कर आएंगे तो फिर चीज़ें बदली हुई आपको मिलेंगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। अ, शेष अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। और लाइक्स, सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए, तभी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए मैं कहता तो नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है, कह रहा हूँ कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।